हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कंपनी के बारे में और साथ के साथ निफ्टी में भी आज हम देखें तो काफ़ी तगड़ी हमें यहाँ पर रैली आते हुए देखने को मिली है। लगभग 300 पॉइंट की हमें यहाँ पे शानदार रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। इवन आप देखेंगे तो लगभग 307 पॉइंट की हमें यहाँ पे आज के सेशन में तेज़ी देखने को मिली और इनफैक्ट अब और बल्कि आप देखिए तो जो निफ्टी है हमारा 23,658 पॉइंट्स के करीब भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था, जो हमें 23,600 पॉइंट्स का देखने को मिल रहा था, उस रेजिस्टेंस को भी निफ्टी आज क्रॉस करके उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला, जो कि काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। क्योंकि आप देखिए जो इसका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था वो 23,600 पॉइंट्स का था। तो इस लेवल को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है और आज हमें जो क्लोजिंग मिली है 23,658 पॉइंट्स के करीब में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो लगभग निफ्टी में हमें 1100 पॉइंट की रिकवरी आते हुए देखने को मिली, यानी लगभग 4.9% की तेज़ी हमें देखने को मिली निफ्टी में। और अगर हम लगभग नीचे से बात करें 21,281 पॉइंट से, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग मोटा वहाँ से हमें लगभग 1500 पॉइंट से ज़्यादा की हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे पनप रहे होंगे जिनको मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही होगी, यानी कि जब निफ्टी 21,200 पे आया था तो वहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं ख़रीदा, तो ये उनके मन में शंका आ रही होगी कि उस समय हमें ख़रीद लेना चाहिए था। तो ये हमें ये रैली जो हो रही है, ये रैली हमें मिस नहीं होती हुई देखने को मिलती। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अभी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी हमें बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। और अगर ऊपर से देखोगे तो लगभग 26,000 पॉइंट से आप देखोगे तो वहाँ से भी हमें लगभग 2,500 पॉइंट की अभी भी हमें यहाँ पे दूरी देखने को मिलती है, यानी कि 2,500 पॉइंट्स की यहाँ से अभी भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 26,000 से लगभग हमें 2,500 पॉइंट्स और वहाँ से नीचे ही देखने को मिल रहा है अभी निफ्टी। तो यही होता है दोस्तों, जब वक्त इन्वेस्टिंग का होता है तो वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर लोग डरते हैं कि हम जो पैसा लगाएंगे वो डूब ना जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है दोस्तों जो आपको हर तरीके की सिनेरियो यहाँ पे दिखाती है। ऐसे भी होते हैं दोस्तों, हफ्ते 10 दिन पहले उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो उनका शेयर बाज़ार में सारा जो पैसा है वो डूब गया है, अब वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। बट अब देखिए लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, लगभग इस हफ्ते में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, पिछले हफ्ते में भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर अब लोग यहाँ पर मिसिंग आउट वाली फीलिंग का फोमो होने लगा है लोगों को, कि मतलब कि देखिए यही चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए कभी भी स्टॉक मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए, और ना ही इसमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए जो आपको निकालना पड़े। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 साल का व्यू तो लेके आएँ। अदरवाइज़ अगर जो भी आप इसमें पैसे डालें वो कहीं से लोन लिए हुए पैसे ना हो, ना किसी दूसरे के वो पैसे हों कि आपको उससे स्टॉक को बेच के देना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि जब आप दूसरे से किसी लोन लें या किसी दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करें, तो हो सकता है कि जब उसको वो पैसा नीड हो या आपको उसको देना हो वो पैसा, तो हो सकता है वो आपका जो पोर्टफोलियो हो वो माइनस में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप कभी भी दूसरे का पैसा मत लगाइए और हमेशा उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालिए जो पैसे का आपको बिल्कुल भी काम नहीं है। यानी कि वो अगर आपका पैसा माइनस में भी है, पोर्टफोलियो आपका माइनस में भी है, तो आपको कोई चिंता की बात ना हो। और कंपनी आपको ऐसी सेलेक्ट करनी होती है जो फंडामेंटल्स जिसके मजबूत हों। जैसे कि ब्लू चिप शेयर जो होते हैं लार्ज कैप की कंपनी, वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती हैं। एक स्टेबल उनका जो बिज़नेस है वो स्टेबल होता है, रिवेन्यू हमें वहाँ पे उनका स्टेबल देखने को मिलता है, जिससे उनकी जो अर्निंग्स है वो भी हमें लगभग स्टेबल देखने को मिलती हैं। तो लार्ज कैप में हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लार्ज कैप में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और जैसे टाटा ग्रुप, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे बिरला ग्रुप। तो इस तरीके के जो ग्रुप हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इसमें इन्हीं कंपनीज़ को लगभग हम ब्लू चिप स्टॉक के दर्जे में रखते हैं। ये लार्ज कैप की कंपनीज़ होती हैं, तो ये सबसे सेफ़ माने जाते हैं स्टॉक। ये तो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उनको सबसे सेफ़ माना जाता है। बट ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना इन्वेस्ट करें। इवन सभी आप जितने भी आपका पोर्टफोलियो है, जितना भी आपका नंबर ऑफ़ स्टॉक्स है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, जितनी भी आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं, अगर हो सके तो सबका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ज़रूर देखें। कि आपने मान लीजिए स्मॉल कैप की कंपनी है, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपका जो 100% का जो पोर्टफोलियो है उसमें आपने स्मॉल कैप को आपने 50% दे दिया, तो ये एक डाइवर्सिफाई यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। तो आपको लगभग लार्ज कैप के जो शेयर्स हैं उनमें आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, मिड कैप के शेयर्स में
थोड़ा सा लार्ज कैप से कम कर सकते हैं। और जो स्मॉल कैप के कंपनीज़ होती हैं उसमें हमें रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो कम होना चाहिए। लार्ज कैप में आप बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा रखें, मिड कैप में कम रखें, फिर उससे कम स्मॉल कैप में रखें। तो इस तरीके से आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों को मिसिंग आउट वाली फीलिंग हो रही थी, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी पैनिक मत हो कि फोमो में आके कोई भी बढ़ता हुआ शेयर या कोई भी शेयर मत ले लें। प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, तब जाके किसी भी स्टॉक में आप पैसा डालें। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपको कोई सामान लेना होता है तो आप वहाँ पे जाके सामान को ऑनलाइन ही आप 3-4 वेबसाइट पे देखते होगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और तमाम और वेबसाइट भी हैं, तो उस पर आप जाके चेक करते होगे कि भले ही 100 रुपये का सामान, भले ही क्यों ना 100 रुपये का सामान हो, तो उस सामान को भी आप 2-4 बार चेक करते हो कि सही मिल रहा है, किस पर सस्ता मिल रहा है। तो इतनी जब आप रिसर्च 100 रुपये लगाने में, 100 रुपये खर्च करने में जब इतना रिसर्च आप करते हो, टाइम देते हो, तो किसी भी स्टॉक को ऐसे ही मत परचेज़ करिए। उसको प्रॉपर आप रिसर्च करिए, उसका एनालिसिस करिए और फिर तभी जाके उस स्टॉक को परचेज़ करें। ऐसे किसी के कहने पर बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक को परचेज़ नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि जब होता क्या है, अभी जो मार्केट में पैनिक हमें देखने को मिला, जो निफ्टी था वो लगभग 21,200 पे भी हमें आता हुआ देखने को मिला। तो वहाँ पर अगर आप किसी दूसरे के बताए हुए शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी वो कन्विक्शन नहीं आ पाएगा। आप कभी उसमें इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस शेयर को लेकर, जब तक उस शेयर के बारे में आपको उसकी डिटेल्स नहीं पता होंगी कि कंपनी का क्या काम है, कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस प्रकार से हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आपको किसी भी शेयर को होल्ड करने में कन्विक्शन नहीं होगा। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं दोस्तों। मैंने भी दूसरों के बताए हुए शेयर्स को इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे मैंने लॉस खाया है। तो मुझे भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगभग 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और अभी भी स्टिल मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते। हमेशा यहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता ही रहता है। ये ऐसी जगह है ये दोस्तों, ये कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो हमेशा फ्री पैसे को डालिए, जिसको आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि अगर वो आपका पोर्टफोलियो माइनस में है तो ऐसा आनन फानन में आपको वो पैसा निकालना ना पड़े, ताकि आपका जो लॉस है वो ना हो। तो इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट में बेहद शानदार अच्छे तरीके से रिटर्न्स आप बना सकते हैं। आज हम जिस स्टॉक के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और वो हमें लगभग अपने टॉप से लगभग 63% करेक्ट होता हुआ देखने को मिला था और वो कंपनी भी काफ़ी शानदार है। तो आप देख सकते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में। तो जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अभी आप पूरी वीडियो देखिएगा, सिर्फ नाम सुन के ही भागे दौड़े मत चले जाइएगा, कि थोड़े से फंडामेंटल्स भी देख लीजिए इसके, ताकि आपको पता हो कि कंपनी क्या काम करती है। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ये मुझे और एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए। ये जो स्टॉक है लगभग हमें 408 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी आप देखोगे तो लास्ट 1 मंथ में तो इसका हमें लो लगभग जो देखने को मिला था वो लगभग हमें 376 रुपये के करीब का लगता हुआ देखने को मिला। 376 रुपीज़ के करीब ये स्टॉक आया था और अगर आप इसका हाई देखोगे तो हाई हमें लगभग ये इसका 1150 रुपये के करीब देखने को मिलता है। तो आप देखोगे तो लगभग ये स्टॉक है जो हमें 1150 रुपये से करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है और वहाँ से अभी 408 रुपये के करीब हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक इतना क्यों करेक्ट हुआ है, इसकी भी वजह है दोस्तों, क्योंकि ये एक जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। जो केमिकल सेक्टर की जो कंपनीज़ है, सभी कंपनीज़ के साथ में हमें ये चैलेंज देखने को मिल रहा था, तो जिस वजह से पूरा ओवरऑल सेक्टर हमें यहाँ पे इम्पैक्ट करते हुआ देखने को मिला था और सभी शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि उसके पहले करीब 2022-2023 की बात है, तो वहाँ पे हमें जितने भी केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक थे वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए देखने को मिल रहे थे। तो उसमें एक नाम था दोस्तों क्लीन साइंस। तो ये स्टॉक था जिसमें मैं फंसा था दोस्तों। उस समय मैं नया इन्वेस्टर बना था, उस समय मैं नया स्टॉक मार्केट में आया था, तो वहाँ पर उस स्टॉक में मैं फंसा था, उस स्टॉक पर मैंने लॉस बुक किया था। तो बहुत सी गलतियाँ हैं जो सीखने को मिलती हैं दोस्तों समय के साथ साथ में। बस आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, सारे लेसन्स मिलते रहेंगे, सारी मिस्टेक्स जो हैं उन मिस्टेक्स को आप समझ पाएंगे कि वो मिस्टेक्स आपसे क्यों हुई थी। इस वजह से आप देखेंगे तो अभी जितने भी केमिकल सेक्टर हैं थोड़ा सा हमें बीट एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो उसी में ये स्टॉक भी आता है। अगर आरती इंडस्ट्रीज़ के हम बिजनेस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक इसका आरती ग्रुप है। आरती ग्रुप की एक कंपनी हमें देखने को मिलती है और कंपनी जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं आप देख सकते हैं, वपी में है, दहेज में है, कच्छ गुजरात में है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये कंपनी भी आप देख सकते हैं इनकी फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाती है। कंपनी के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 2 R&D सेंटर्स हैं
और 5 को जनरेशन पावर प्लांट्स हैं और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 700 से ज़्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और 400 से ज़्यादा एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं। और जो एक्सपोर्ट ही करती है कंपनी 60+ ये कंट्रीज़ में करती हुए देखने को मिलती है, जिसमें मेजर जो एक्सपोर्ट है वो इन 3 कंट्रीज़ में हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे कि जो ये कंपनी है वो केमिकल्स जो बनाती है वो किस सेक्टर से रिलेटेड रहते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। जो कंपनी है वो फार्मा से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं वो बनाती है। एग्रो केमिकल से रिलेटेड हमें कंपनी जो केमिकल्स हैं वो बनाते हुए देखने को मिलती है, पॉलीमर्स, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग, इंक्स, डाइज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिलता है। पर अगर मार्केट कैपिटल देखें तो 14,800 करोड़ के करीब है और स्टॉक का पी हमें 40 का देखने को मिलता है। ROCE देखें तो 7.47% का है और ROE हमें 8.22% का देखने को मिलता है। वहीं इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 30 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.71 का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर सेल्स देखें तो हमें जो दिसंबर का क्वार्टर था वहाँ पे 1840 करोड़ की सेल्स आते हुए देखने को मिली, जो एक साल पहले जहाँ 1732 करोड़ थी तो वहाँ से तो हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली। और प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे तो 1628 करोड़ की सेल्स हमें वहाँ पर आती देखने को मिली थी। वहाँ से भी कंपनी ने अच्छा हमें यहाँ पर कमबैक करते हुए देखने को मिले। और यहाँ पर आप देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था कंपनी का वो 231 करोड़ का था, एक साल पहले 259 करोड़ का हमें देखने को मिलता था। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 13% का था और एक साल पहले 15% का था। तो यहाँ पे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे घटते हुए देखने को मिले। और यहाँ पर उसका कारण क्या है, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और यहाँ पर जो देखने वाला है वो इंटरेस्ट है। यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट है 85 करोड़ का हमें यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। एक साल पहले देखिए तो 54 करोड़ के करीब था, प्रीवियस क्वार्टर में 62 करोड़ के करीब था। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 46 करोड़ का हमें दिसंबर के क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला, प्रीवियस क्वार्टर में 52 करोड़ का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर भी हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम ईयरली की बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप आता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पर 124 करोड़ था तो वहाँ से 46 करोड़ के करीब हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट। कंपनी का कॉन कॉल भी हुआ था, कंपनी ने कमेंट्री में कहा भी था कि जो कंपनी है केमिकल सेक्टर में चाइनीज़ कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा हमें बोलबाला देखने को मिल रहा था, जिस वजह से जो चाइनीज़ कंपनी थी वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा था, जिस वजह से कंपनीज़ के सेल्स तो बढ़े बट उस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ गए। उस हिसाब से इसी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें कम देखने को मिला। तो जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ करनी चाहिए सेल्स उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाई, तो यही कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास हमें 42.35% के स्टेक देखने को मिलते हैं, FIIs के पास हमें 7.25% के स्टेक हैं और DIIs के पास 17.93% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो FIIs हैं उन्होंने स्टेक अपने घटाए हैं और यहाँ पर DIIs के भी स्टेक हमें यहाँ पर ड्रॉप होते हुए देखने को मिले हैं। बट अगर एक साल से देखें तो एक साल पहले से वहाँ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी के अंदर में FIIs और DIIs दोनों ही हमें इन्वेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये कंपनी आपको कैसी लगती है, इसके क्या फ्यूचर लगता है आपको, और ये क्या कंपनी वापस से हमें 1150 रुपये का भाव कभी दिखा सकती है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपना सुझाव हमें दीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।